नमस्कार साथियों, मैं कुमार प्रियांक एक बार पुनः अपने YouTube चैनल जीएस विद प्रियांक पर आप सबके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। आज मैं आप सबको आधुनिक भारत के अंतर्गत एक शीर्षक आता है, टॉपिक आता है, जिसमें बताया जाता है कि भारत में किस प्रकार ब्रिटिश जो व्यापारी बन के आए थे, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, कैसे उन्होंने धीरे धीरे 100 वर्षों के अंतराल पर जो है भारत को जीत लिया एक बेखबरी के आलम में, और हम भारतीयों को पता तक नहीं चला। तो जो वह कार्यकाल है जब उन्होंने अपनी असली रंगत दिखानी शुरू की थी, वह था भारत में पलासी का युद्ध, और जो हुआ था 1757 में। उसके ठीक 100 वर्षों के बाद 1857 का विद्रोह हो गया था। इन ब्रिटिशों की जो नीतियां थीं, दमनकारी शोषणकारी जो नीतियां थीं, जो एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने किया था हम भारतीयों का, उसके फलस्वरूप उसकी प्रतिक्रिया में भारतीयों के एक बहुत बड़े धड़े ने जो है 1857 में विद्रोह कर दिया था। तो इस पूरे कालखंड को, इस पूरे एक सदी, एक यानी 100 वर्षों के इस कालखंड को हम देखेंगे कि इस पूरे 100 वर्ष में, यानी 1757 से लेकर 1857 के बीच में अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार जो है हमारे देश को गुलाम बनाया। तो उसके लिए उन्होंने 2 तरीके फॉलो किए थे। तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने के लिए, हम पर राज करने के लिए 2 तरीकों को अपनाया था, और ये 2 तरीके जो थे, ये था, एक तो तरीका था युद्ध का। युद्ध के माध्यम से, यानी लगातार जो बैटल्स या वार के माध्यम से है इन्होंने हमें गुलाम बनाया, और दूसरा था कि नीतियों के माध्यम से, यानी उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई कि कैसे जो है भारत को गुलाम बनाना है, और उसमें वो अक्षरशः सही साबित हुए। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हम भारतीयों का जो अलग अलग हम थे, कई खेमों में, कई हिस्सों में बटे हुए थे, इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और एक एक करके तमाम भारतीय शक्तियों को जो है ध्वस्त कर दिया, अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर दी। उसके बाद वो बुद्धि का भी प्रयोग कर रहे थे, केवल बल का ही प्रयोग नहीं कर रहे थे, केवल फोर्स का ही प्रयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने दिमाग का भी प्रयोग कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि इस दौरान उन्होंने कैसे एक एक करके विभिन्न भारतीय शक्तियों को हराया, डिफरेंट इंडियन पावर्स को, और उसी दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी 3 नीतियां, 3 पॉलिसीज हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगा अभी इस क्लास में, और बताऊंगा कि कैसे उन्होंने, अंग्रेजों ने हम सभी को गुलाम बनाया। तो आइए एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि वो कौन से युद्ध थे जिसको जीता, और फिर बाद में मैं उन 3 नीतियों की चर्चा कर दूंगा, जिससे हमें जानकारी मिल जाएगी कि कैसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को उन्होंने जीत लिया। तो इससे सबसे अच्छा फायदा क्या होगा कि मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत होती है आधुनिक भारतीय इतिहास की, वह हो जाएगी, और हमें जानकारी मिल जाएगी कि हम भारतीयों की मूर्खता का फायदा अंग्रेजों ने किस प्रकार उठाया। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने भारत के सबसे समृद्ध प्रांत जो बंगाल था उसको जीता। ठीक है, वो एक नौसैनिक शक्ति थे इंग्लैंड वाले, और आप देखेंगे कि जो बंगाल का इलाका है वो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उसको पहले वहाँ पर अपना दबदबा बनाया, और सबसे पहले अपने जो आर्थिक दिक्कतें थी उनको दूर किया, क्योंकि एक बार बंगाल जो सबसे धनी प्रांत था उस समय, अगर वो कब्जे में आ जाता तो जाहिर सी बात है उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं होती, और फिर उस पैसे के बल पर वो बड़े बड़े काम करते। और हम यह भी देखेंगे कि ठीक प्लासी के युद्ध के टाइम में ही इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआत हो जाती है। तो जिस पैसे की दरकार थी इंग्लैंड में उन्हें, वो पैसा भी यह जो बंगाल का जो प्रोविंस था, प्रांत था, उनके कब्जे में आया, और उसके बाद वो पैसे की समस्या भी उनकी हल हो गई, और औद्योगिक क्रांति और तीव्र हो गया और तेज हो गया, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था इंग्लैंड में। तो अनेक तरह से उनको फायदा मिला। अब किन किन युद्धों के माध्यम से जो है अंग्रेजों ने हम भारतीयों को पटखनी दी, तो उसमें सबसे पहला जो आता है, अव्वल ठहरता है, वह है 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो है वह लड़ा गया, और इसके माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल पर जो है एक कब्जा करने का
अपना अभियान जो है वो शुरू कर दिया और अपने कठपुतली मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध से शुरुआत हो गई थी और यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी अंग्रेजों की, वह व्यापारिक कंपनी तो रही ही, लेकिन साथ में अब वो एक राजनीतिक शक्ति भी बन गई, यानी पॉलिटिकल पावर भी बन गई। और इस प्लासी के युद्ध के माध्यम से उन्होंने बंगाल में अपने पैर जमा लिए। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध उन्होंने लड़ा वह था 1764 का बक्सर का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में तो उन्होंने छल का सहारा लिया था, कॉन्स्पिरेसी किया था और उनकी सैनिक योग्यता देखने को नहीं मिली थी। लेकिन बक्सर के युद्ध में उन्होंने अपनी सैनिक सर्वोच्चता भी दिखा दी, जब उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया और उसके साथ अवध के नवाब सिराजउद्दौला और प्लस जो तीसरी शक्ति उनके साथ थी बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम। तो जहां पर बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला को हराया गया था प्लासी के युद्ध में और मीर जाफर को लाया गया था, वहीं मीर जाफर के बाद जब उसका दामाद मीर कासिम के लोग बैठाते हैं, लेकिन मीर कासिम जो है वह अंग्रेजों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता है और वह विद्रोह करता है। नतीजा अंग्रेज उसके पीछे पड़ जाते हैं, मीर कासिम को भागना पड़ जाता है। वह अवध के नवाब से सहायता मांगता है और उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी वहीं मौजूद थे और ये तीनों शक्तियां जो हैं भिड़ गईं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेजों ने वहाँ भी 7000 से थोड़ी अधिक इनकी सैनिक क्षमता थी अंग्रेजों की, और जबकि ये तीन शक्तियाँ जो मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल का भगोड़ा नवाब, ये तीनों मिलकर के इनके पास 50,000 से ऊपर सैनिक थे और मात्र 7000 से थोड़े ज़्यादा सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों ने एक आधे दिन के चले युद्ध में इनको हरा दिया था बक्सर के युद्ध में। तो बैटल ऑफ बक्सर, और ये जो था बैटल ऑफ बक्सर, इसने साबित कर दिया था कि अब जो है अंग्रेज इस देश पर शासन करने जा रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों के सामने जब यह अच्छे तरीके से आ गया कि बंगाल जो है सबसे धनी प्रोविंस उनके कब्जे में आ गया, अब बंगाल में इनके गवर्नर जो हैं बक्सर के युद्ध के बाद बनने लगे, ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक राजनीतिक सत्ता तो स्थापित कर ही दी। लेकिन अभी भी इनके सामने कुछ बड़ी बड़ी शक्तियां जो थीं भारत में वह बची हुई थी। वह शक्तियां कौन थी? जैसे कि मैसूर में हम देखेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान पिता पुत्र जो थे वो अंग्रेजों के राह में रोड़े थे। टीपू सुल्तान तो नेपोलियन तक पहुंच गया था फ्रांस में, और यह डर था, मतलब फ्रांस के नेपोलियन से उसका कांटेक्ट होने लगा था, जिससे अंग्रेजों को डर हो गया था कि कहीं ना कहीं वह नेपोलियन को जो है भारत आमंत्रित न कर दे। तो एक तो उनको मैसूर से डील करना था, बाप बेटे से, हैदर अली और टीपू सुल्तान से। उसके बाद जो दूसरी एक जो सबसे बड़ी शक्ति थी मुगलों के बाद भारत में, वह थे मराठे, यानी मराठा। तो इन मराठों से वो उसे डील करना था। अब देखना है कि कैसे वो एक एक करके जो है इनसे अंग्रेज डील करते हैं। ठीक है, तो मैसूर हो गए, मराठे हो गए, इसके अलावा सिख हो गए। ये ऐसी शक्तियां थीं जिनको हराए बिना जो है अंग्रेज भारत पर शासन करने का अपना सपना जो है पूरा नहीं कर सकते थे। तो हम देखेंगे कि आगे चल के इन युद्धों में कैसे जो है अंग्रेज इन तीनों को एक एक करके हराते हैं और कुछ अन्य शक्तियों को भी हराते हैं, और जो बाकी शक्तियां थीं वो इन तीनों शक्तियों का हश्र देख करके अपने आप ही उन्होंने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया, यानी आत्मसमर्पण कर दिया। तो कई तो बिना लड़े ही जो है अंग्रेजों के समक्ष नतमस्तक हो गए इनकी सैनिक क्षमता देख करके कि भैया जब इन्होंने मैसूर को, मराठों को, सिखों को नहीं छोड़ा तो फिर हम किस खेत की मूली हैं। और इस प्रकार अंग्रेजों ने एक के बाद एक जो है सबको ध्वस्त करना शुरू किया। कुछ को शत्रु बना करके उनको ध्वस्त किया और कुछ को दोस्त बनाया, कुछ को दोस्त रहने दिया, लेकिन कुछ दोस्तों को इसने हड़पा भी, जैसे अवध जैसे बड़े राज्य को इसने हड़प लिया, जबकि अवध ने शुरू से लेकर के अंत तक उसका साथ निभाया था। फिर भी अंग्रेजों ने अवध तक को नहीं बख्शा। हाँ, शुरुआत में उन्होंने जरूर क्या किया कि अवध को एक बफर जोन के रूप में जो है यूज किया। आप देखेंगे यहां पर कि इस इलाके में बंगाल था, इंक्लूडिंग जो बांग्लादेश का इलाका ये वाला, और यहाँ वाले इलाके पर जो है मराठे थे, मराठा,
और इस वाले इलाके पे कर्नाटक के यहाँ पे मैसूर, इधर निजाम, हैदराबाद का निजाम, ये शुरू से जो है निजाम इनका चमचा हो गया था शुरुआती थोड़े से लड़ाई झगड़े के बाद। और इस बीच में इस वाले हिस्से में यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा था यहाँ पर अवध, ठीक है। तो बंगाल पर उन्होंने कब्जा जमा लिया था और बक्सर के युद्ध में अवध का जो नवाब था वह भी नतमस्तक हो गया था। लेकिन उस समय इन्होंने क्या किया कि अवध को हड़पा नहीं, जानबूझ के छोड़ दिया, क्योंकि अगर अवध से लड़ते तो मराठे जो मध्य प्रदेश तक पहुंच चुके थे उनसे जो है डायरेक्ट लड़ाई हो जाती। और प्लस इधर से अभी अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो है, आपने देखा कि 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, इन दोनों युद्धों के ठीक बीच में, यानी अहमद शाह अब्दाली का अटैक जो है लगातार हो रहा था दिल्ली के इस हिस्से में, दिल्ली पर। यही कारण था कि अंग्रेजों ने अभी अवध को नहीं हड़पा, उसको एक बफर स्टेट के रूप में रहने दिया और इसको अपना दोस्त बना करके रखा, ताकि फिलहाल उसे अहमद शाह अब्दाली और मराठों से जो है डायरेक्ट लड़ाई का सामना जो है नहीं करना पड़े। इस कारण उसने अवध को अभी छोड़ दिया। अवध को वो लास्ट में हड़पता है, कैसे हड़पता है उसकी बात हम आगे करेंगे। तो फिलहाल अब जो है निजाम तो इनके सामने नतमस्तक हो गया, अंग्रेजों के सामने। बंगाल आने के बाद जैसे हम देखेंगे अवध भी नतमस्तक हो गया, अवध को दोस्त बना के छोड़ दिया, एक बफर स्टेट बना करके। अब जो है जिनसे लड़ाई होनी थी उनसे लड़ाई होगी। और यहाँ वाले हिस्से पे था पंजाब, जो सिख थे वो यहाँ थे पंजाब में। तो इधर ये शक्ति सिख, यहाँ मैसूर और यहाँ मराठे, और निजाम तो उनके पक्ष में हो ही जाता है। तो यहाँ इन तीनों शक्तियों को जो है यानी मैसूर, मराठे और सिख को, और उसके अलावा यहाँ पर स्थित सिंध को भी ये जीतेंगे। और कैसे जीतेंगे? युद्ध के माध्यम से जीतेंगे। यानी हम देखेंगे कि मैसूर को, मराठों को, सिखों को और सिंध को, इन चार इलाकों को जो है ये युद्ध के माध्यम से जीतते हैं और बाकी को अपनी नीतियों के माध्यम से ये हड़प लेते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां से 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज जो है उन्होंने अपना काम शुरू किया और अब नंबर आया किसका? मैसूर का। यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान, पिता पुत्र द्वय जो थे, अब उनका नंबर आया। और हम देखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 युद्ध लड़े गए। कब कब लड़े गए इसको मैं दिखा देता हूं आप सभी को। 1767 से 1769 2 वर्षों तक जो है प्रथम युद्ध चला, आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध, यानी अंग्रेजों का युद्ध चला मैसूर से, आंग्ल मैसूर। प्रथम युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लिखना जरा सही रहेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह कब से कब तक हुआ? 1767 से 69। आप देखते जाइएगा ईयर वाइज कि कैसे वो एक के बाद एक अपने दुश्मनों को जो है पकड़ते जा रहे हैं और युद्ध लड़ के उनको हराते जा रहे हैं। और उन्होंने क्या किया था आप देखेंगे कि एक कोना उन्होंने भारत का बंबई पकड़ रखा था पश्चिमी सिरे पर, और दक्षिणी सिरे पर मद्रास को पकड़ रखा था, और पूर्वी क्षेत्र में उन्होंने कलकत्ता को पकड़ रखा था। यानी तीनों तरफ से समुद्र के माध्यम से उन्होंने भारत को घेर लिया था। और जब जिससे भिड़ना होता था वहां से वो हेल्प पहुंचा देते थे, और यह वो कर पा रहे थे अपनी उत्तम नौसेना के बल पे, यानी अपनी नेवी के बल पर वो ऐसा कर पा रहे थे। अब इसके बाद इस युद्ध में जो परिणाम था वह ऐसा ही रह गया, जैसा कि न तुम जीते न हम जीते, और मैं जो हैदर अली था थोड़ा सा भारी ही पड़े थे इस युद्ध में। इसके कुछ वर्षों तक जो है इन दोनों के बीच में सन्नाटा छाया रहा। और फिर उन्होंने क्या किया कि इसी दरमियान जो है वह किससे भिड़ जाते हैं? मराठों से। यानी मैसूर को शक्ति दिखा दी, उसकी भी देख ली, और इसी दरमियान फिर वो भिड़ते हैं किससे? तो मराठों से। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हैं उनको एक क्रम से देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। और इसी दरमियान मराठों से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, और बहुत चालाकी से अंग्रेज क्या करते हैं कि हैदर अली यानी जो मैसूर है
और जो मराठे हैं और जो निजाम है हैदराबाद का, इन तीनों के बीच में जो त्रिकोणीय संघर्ष करवाते रहते हैं, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ होकर के, यानी चेक एंड बैलेंस करके जो है वो तीनों को कभी एक साथ अंग्रेजों ने आने ही नहीं दिया और एक एक करके मैसूर को और मराठों को हराया। और उनमें भी आपस में जो है मराठों में उसने फूट डलवा दिया अंग्रेजों ने, और खुद मराठों की अपनी भी कमी थी जिसके चलते जो है वो हारे। दूसरी तरफ जो हैदराबाद का निजाम था, वो जब उसने समझ लिया कि अब अंग्रेजों से भिड़ने में कोई फायदा नहीं है, तो वह शुरू से ही नतमस्तक हो गया अंग्रेजों के सामने और उनका दोस्त बन गया। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि पहले मैं आंग्ल मैसूर युद्ध दिखा देता हूँ और फिर हम उसी क्रम में आंग्ल मराठा युद्ध भी देख लेंगे। जो दूसरा हुआ वो आया 1780 से 1784, 4 वर्षों तक चला। क्या चला भैया? ये सेकेंड वाला चला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था यह चला 1780 से 84 के मध्य चला। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया। और इस युद्ध में जो है यही वो युद्ध था जिसमें बीच में ही जो है हैदर अली की घाव लगने से, घायल होने से मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसे काबिल बेटे टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाल ली मैसूर की और उसने युद्ध को जो है जारी रखा। यहाँ पर भी लगभग बराबरी वाली स्थिति रही। यहाँ तो अंग्रेजों को हार का भी सामना करना पड़ा था प्रथम वाले में, लेकिन दूसरे वाले में हैदर अली की मृत्यु से जो है थोड़ी स्थिति जो है खराब हुई मैसूर की, लेकिन फिर भी एक बराबरी का युद्ध जो है यहाँ तक कहा जा सकता है। यानी अंग्रेज लगातार जो है अपनी ताकत दिखा रहे थे। और ठीक दोस्तों, इसी के दरमियान वो मराठों से भी आंग्ल मराठा जो प्रथम युद्ध हुआ था वह लड़ रहे थे। तो इसकी चर्चा हम लोग जस्ट इसके बाद करेंगे। बस ये जेहन में याद रखिएगा कि एक साथ 2 फ्रंट पर लड़ रहे थे और यही वह समय था जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वह चल रहा था अमेरिका में, और बिल्कुल इसी टाइम में अंग्रेज चौतरफा घिर गए थे। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी अंग्रेज जो है वह हार नहीं मान रहे थे, लड़ रहे थे। इसके बाद जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वह जो है चलता है आपको 1790 से 92, यानी एक लंबे गैप के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान की बुरी हार होती है। अब अंग्रेज अपने असली चरित्र में और असली रंग में आने लगे, और ठीक यही वो टाइम था जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी, याद रखिएगा। और वहां अब धीरे धीरे नेपोलियन की शक्ति बढ़ रही थी और टीपू उससे जो है दोस्ती करने को उद्यत हो उठा था, बेताब हो उठा था। और अंग्रेज अब समझ रहे थे यह टाइम आ गया है कि अब टीपू का द एंड कर दिया जाए। और उन्होंने क्या किया कि 1799 में मार्च से लेकर के 4 मई तक जो है इनका खेल कर दिया, और 4 मई को टीपू को जो है मार दिया गया। ठीक है, तो 1799 मार्च में युद्ध शुरू हुआ और 4 मई तक आते आते जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो गया। और इन 4 युद्धों के माध्यम से इन्होंने दी एंड कर दिया, किनका? मैसूर का। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना कि कैसे ये शुरू के 2 युद्ध और उसके बाद फिर ये आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और कैसे इनका जो है सफाया कर दिया जाता है। तो आइए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और अब नंबर आता है मराठों का। हाँ, यह मैं बता दूं कि इसी दौरान मराठों का भी नंबर लगा हुआ था। एक आंग्ल मराठा युद्ध जो है पहला वाला 7 वर्षों तक चला था और वो हो चुका था पूरा। तो आइए अब कम से कम मैं ये आंग्ल मैसूर युद्ध को मिटा देता हूं और इन दोनों को रहने देता हूं, जो शुरुआती युद्ध थे। अब हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं। अब आंग्ल मराठा युद्ध, सबसे पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध चला 1775 से 1782, 7 वर्षों तक चला यह, 1775 से लेकर 1782 तक। और यह था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो प्रथम
जो एंग्लो मराठा वार जो था वह 7 वर्षों तक चला। और ठीक इसी दरमियान हम क्या देखेंगे कि 1775 से 1781 के बीच में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है चल रहा था। याद रखिएगा साथियों इसको, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इसी दौरान हो रहा था। यानी वहाँ भी लड़ रहे थे, अमेरिका में भी ये, और यहाँ भी लड़ रहे थे। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया था अमेरिका के सामने, और वहाँ की 13 कॉलोनियों ने जो है अंग्रेज़ों को परास्त कर दिया था। यही कारण है कि इनका पूरा फोकस यहाँ आ गया। और मराठे चूँकि सबसे ताकतवर थे उस समय, यही कारण था कि यह युद्ध लगभग 7 साल लंबा चला। मराठे यूनाइटेड थे, और यही कारण है कि मराठे इसमें हारे नहीं, लगभग बराबरी की लड़ाई हुई। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इसके कारण अंग्रेज जो हैं उन्होंने केवल मैसूर पर फोकस किया, मैसूर को हराने पर, हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराने पर। तो इसी दौरान हम देखेंगे इसी वर्ष 1782 में जो है उधर हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। अब उनका फोकस मैसूर पर पड़ जाता है। मराठों को वो दूर रखते हैं मैसूर की सहायता से, और निज़ाम को भी दूर रखते हैं। और अब गिनती आती है इनकी। इस युद्ध के बाद जो है ये जो अंग्रेज थे वो शांत हो जाते हैं। इसी दरमियान मराठों में आपस में जो है षड्यंत्र शुरू हो जाता है। एक रघुनाथ राव था, पेशवा का चाचा, वह जो है अपने ही भतीजों की हत्या करवाता है और गद्दी पर बैठने के चक्कर में रहता है। उसका फायदा अंग्रेजों को मिल जाता है। आगे चल करके लगभग 20-21 साल के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, 1803 से 1800 देखना जो गैप है 21 वर्षों तक सन्नाटा हो गया था। इसी दौरान कई महान मराठा सेनापति जो है वो उनका निधन हो गया, जिसका फायदा मिला अंग्रेजों को। और मराठों की आपसी फूट का फायदा उठा करके उन्होंने एक एक करके मराठों को हराया। इसी दौरान सिंधिया को, भोसले को, जो ये जितने थे तमाम, इन सबको जो है हराया गया और कुछ भाग गए। और पेशवा जो है वो नतमस्तक हो गया था। इस समय तक बसिन की संधि कर ली थी उसने 1800 में, यही 1802 में। तो यही कारण था कि बसिन की संधि जब कर ली थी पेशवा ने, तो उसके बाद जो है मराठों के जो फूट है वह सामने आ गई थी। नतीजा अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा संघ की जो है कमर तोड़ करके रख दी। और मराठे एक छोटे से जो सैनिक शक्ति थी वो रह गए थे। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने तो हराई था उनको, लेकिन इस समय जो मराठों की कमर टूटी तो फिर मराठे जो हैं हमेशा के लिए जो है माराठा से मराठा हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है वह जो होता है लास्ट में 1817 से 1819 के बीच में। और इस समय जो है महज यह खाना पूर्ति होती है, किसी काम का मराठे जो है किसी काम के नहीं रह गए थे इस दौरान। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इन तीनों ने मराठों का फाइनली सफाया कर दिया। ठीक है, तो इसे आप लोग अपने जेहन में बैठा लेंगे। इसके बाद जो है साथियों नंबर आया था सिंध का 1843 में, 1843 में जो है अंग्रेज सिंध का विलय कर लेते हैं, जो गुजरात के बगल में अभी पाकिस्तान में। और सिंध का क्या होता है कि ब्रिटिश भारत में सिंध को मिला लिया जाता है, बहुत प्यार से मिला लिया जाता है सिंध को 1843 में। तो देखिए सिंध आ गया। और उसके बाद जो है हम क्या देखेंगे कि इस दरमियान हम देखेंगे कि किस तरह अब सिखों को जो है हराया जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान महाराजा रंजीत सिंह थे जो 1801 से लेकर 1839 तक जो है उनका 38 तक लगभग इसी दरमियान में जो है जो प्रथम उत्तरार्ध था 19वीं शताब्दी का, उस समय महाराजा रंजीत सिंह पंजाब पर शासन कर रहे थे। जब तक महाराजा रंजीत सिंह रहे तब तक अंग्रेजों ने सिखों से कोई लड़ाई मोल नहीं ली, लगभग संधियाँ होती रहीं। एक बार महाराजा रंजीत सिंह जी की मृत्यु जब हो गई उसके बाद अंग्रेज अपने असली रंग में आ गए और उन्होंने 2 आंग्ल सिख युद्ध लड़े 1845 से 46। ठीक है, और ये हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध।
इसमें सिखों को हराया गया और उसके 2 साल के गैप के बाद ही दूसरा युद्ध हुआ 1848 1849 1848 49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, और इन दोनों में पंजाब राज्य को जो है अंग्रेजों ने हस्तगत कर लिया। और यह देखिए, अब आप इसमें से सिर्फ एक कौन सा है, जो 4 युद्ध मैंने चर्चा करके उनको जो रब कर दिया था, बोर्ड पे सबको दिखा नहीं सकते थे, तो जो मैसूर के साथ जो 4 युद्ध हुए थे, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1 युद्ध 2 युद्ध, मैसूर वाले 4 युद्ध 6 युद्ध, फिर इनके साथ 3 युद्ध यानी 9 युद्ध, और फिर सिखों के साथ 2 युद्ध 11 युद्ध, और सिंध का जो है आराम से विलय कर लिया गया था। तो ये 11 युद्ध और सिंध वाला अगर माने थोड़ी सा सैन्य शक्ति जो दिखाई, तो 12 युद्ध। इन 12 युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने जो है अपना पूरा काम कर दिया था। आप ये देख सकते हैं, ये वाला द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध डलहौजी आ चुका था। तो यह टाइम पीरियड कि कैसे इन 11-12 युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने हमारी कमर को तोड़ दिया, एक एक करके मारा सबको। और अब क्या हुआ, इनकी हम नीतियों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इनकी नीतियों की चर्चा कर लेते हैं। 3 नीतियां हैं। एक नीति थी वारेन हेस्टिंग्स की, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स, जिसका जो कार्यकाल था 1773 से 1785, लगभग 12 वर्षों का। इसकी एक नीति थी रिंग फेंस की नीति, ठीक है, रिंग फेंस की नीति यानी घेरे की नीति। घेरे की नीति मैंने आप सभी को बताया था कि किस प्रकार अवध को बफर स्टेट बना करके और बंगाल से पैसा वसूल करके ये किस प्रकार बाकी सबको घेर रहे थे। धीरे धीरे ये घेरते चले गए। तो वारेन हेस्टिंग्स की जो ये पहली नीति थी घेरे की नीति, इसे इंग्लिश में रिंग फेंस की नीति बोलते हैं। तो एक तो यह हो गया साथियों, ठीक है, कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपनी रिंग फेंस की नीति लाई थी, ठीक है, यानी घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, उसने घेरना शुरू किया। उसके बाद जो है वह दूसरा जो आता है आगे चल करके, उसमें हम देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली यह 1798 से लेकर 1805 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। इसके टाइम में जो है सहायक संधि के माध्यम से जो है इसने किस प्रकार हैदराबाद के निज़ाम से लेकर के बाकी अन्य को जो है ब्रिटिश घेरे में लाया, वह इसी का विस्तार मान सकते हैं। सहायक संधि को चूंकि वैसे फ्रांसीसियों ने भारत में लागू किया था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज अगर किसी ने किया इस सब्सिडरी अलायंस का, तो वह जो है सब्सिडरी अलायंस का तो वेलेस्ली थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा आता है अपना डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक यह भारत का गवर्नर जनरल था, क्योंकि बीच में विलियम बेंटी के टाइम में 1833 से जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा। और यह लेकर के क्या आ गया था साथियों, अगर हम लोग डलहौजी की बात करेंगे तो यह आ जाता है लेकर के हड़प नीति, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत भी उसे बोलते हैं, कि जिन राजाओं के, जिन शासकों के संतान नहीं होते थे, उनके राज्य को उनकी मृत्यु के बाद हड़प लिया जाता था। और अवध को तो इसने कुशासन का आरोप लगा करके, बैड गवर्नेंस का आरोप लगा करके हड़प लिया था। तो यह 3 नीतियां थी साथियों, आप देख लेंगे आराम से, कि वारेन हेस्टिंग्स का घेरे की नीति यानी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, उसके बाद वेलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस, और डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम व्यपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये 3 नीतियां, और उधर के जो 12 युद्ध हुए थे और ये 3 नीतियां, इनके माध्यम से इन्होंने
100 वर्षों के अंतराल में जो है भारत को जीत लिया और हम बेखबरी के ही दौर में रह गए। तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यह आपके फ़ायदे की जो है चीज़ साबित होगी। तो इन चीज़ों के माध्यम से अंग्रेज़ों ने हमें जीता। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मैं आधुनिक भारत से संबंधित अन्य वीडियो जो है उनको भी डालूंगा, जो परीक्षा के पॉइंट से जो है आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और मेरा फिर आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही जो है जैसे मुझे समय मिलता है आप सभी के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज के लिए मुझे आज यहाँ से जाने की अनुमति दें साथियों। तो फिर हम लोग जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।